सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं निशि वशिष्ठ आपके साथ टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। हम क्वेश्चंस कराएं उससे पहले आज सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान में बीएसटीसी के बैच का फेयरवेल हुआ। शायद आप सब लोग कलर देख भी रहे होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि बीएसटीसी वाला बैच जिसकी एग्जाम 30 जून को है वो सक्सेसफुल रहे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसमें एग्जाम क्रैक करें। अब हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे कुछ क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, विकास से की ओर बढ़ता है। विकास के बीच में आप सोच लीजिए रिक्त स्थान है। विकास खालिस्तान से खालिस्तान की ओर बढ़ता है। आपको पता है मनोविज्ञान, विकास, अभिवृद्धि इन सबके सबसे ही मिलके बना है। जब आप मनोविज्ञान पढ़ते हो तो मनोविज्ञान में जानते हो अभिवृद्धि और विकास, जैसे कि मैंने आपको बताया है अभिवृद्धि और विकास दिखने में सिमिलर लगते हैं लेकिन इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास में शारीरिक, मात्रात्मक दोनों गुण आते हैं, शारीरिक भी और गुणात्मक भी। जबकि अभिवृद्धि में सिर्फ शारीरिक गुणों की बात करते हैं, शारीरिक पक्ष की बात करते हैं। और भी मैंने आपको इससे रिलेटेड काफी सारी चीजें बताई थी कि विकास में क्या होता है और अभिवृद्धि में क्या होता है। हमारा क्वेश्चन है, विकास खालिस्तान से खालिस्तान की ओर बढ़ता है। सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य या साधारण से आसान। सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन। जटिल और कठिन दोनों में कैसे शब्द हैं? दोनों ही सिमिलर। जटिल और कठिन सिमिलर है तो ये तो अपने आप में खुद ही रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद करते हैं विशिष्ट से सामान्य और सामान्य से विशिष्ट। साधारण और आसान, साधारण और आसान भी सिमिलर है। हम बात करते हैं हम इन दोनों की, सामान्य से विशिष्ट या विशिष्ट से सामान्य। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। आपने ये नियम पढ़ा है, विकास के नियम पढ़े हैं, विकास के नियम में पढ़ा है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है विकास। कैसे? जब एक बालक का विकास होता है तो बालक के सबसे पहले सामान्य क्रियाएं करना सीखता है और उसके बाद धीरे धीरे विशिष्ट क्रियाओं की ओर आता है। तो विकास होता है सामान्य से विशिष्ट। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहा जाता है? मैंने आपको सिद्धांत पढ़ाए थे, अधिगम के सिद्धांत पढ़ाए थे, उसमें आया था पुनर्वलन का सिद्धांत। पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया है और इसका दूसरा नाम क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। और इसके प्रवर्तक कौन है? स्किनर। पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने। तीसरा क्वेश्चन है, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपको पता है कोहलर द्वारा किया गया था। इसके सहयोगी कौन थे अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में? इसके सहयोगी थे कोफा, कूटलेविन, ये इसके सहयोगी थे। किसमें? अंतर्दृष्टि सिद्धांत में। और ये दिया है कोहलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसे बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा दी गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? आपको याद आया होगा अधिगम के प्रकारों के बारे में, अधिगम स्थानांतरण के बारे में। अधिगम स्थानांतरण कितने थे? सकारात्मक, नकारात्मक और तीसरा था शून्य। आपको मैं फिर से बता देती हूँ, सकारात्मक स्थानांतरण क्या था? जिसमें पहले सीखी हुई चीज का उपयोग, हम अगर दूसरी कोई चीज बता रहे हैं उसमें सहयोग हो, उसमें वो हेल्पफुल होती है तो वो सकारात्मक होता है। और पहले सीखी हुई कोई चीज बाद में सीखी हुई चीज में विरोध उत्पन्न करती है तो वो नकारात्मक होता है। और अगर
पहले किया सीखा हुआ ज्ञान नई किसी चीज को सीखने में ना ही हेल्पफुल हो और ना ही बाधा उत्पन्न करे, मतलब कोई प्रभाव नहीं डालता हो, तो वो शून्य स्थानांतरण होता है। लेकिन अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आइए कि एक सृष्टि नाम की लड़की है, उसको टीचर ने गणित विषय की सवाल, गणित विषय की चीजें समझा चुकी हैं। वह दूसरे दिन मार्केट जाती है और उसके बाद मार्केट में गणित जो सीखी हुई उसकी चीजें उनको वो अप्लाई करती है। सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा दी गई योग की गलती को चिन्हित करके, योग की गलती, दुकानदार ने कोई गलती की और उसको उसने सही किया कि ये ऐसा नहीं ऐसा है। कब कर पाएगी? जब वो खुद सीखेगी। और खुद उसने कब सीखा? जब उसकी अध्यापिका ने सिखाया। इसका मतलब यहाँ जो चीजें इसने यूज ली है वो किसको यूज में देख के लिए? अपनी पहले चीज सीखी हुई सब्जेक्ट को, सीखी हुई विषय को। तो जो उसने पहले सब्जेक्ट सीख लिया, पहले टॉपिक सीख लिया और बाद में जो उसने योग की गलतियों को पकड़ा, उसमें वो हेल्पफुल रहा, उसमें उसने सहयोग प्रदान किया। और जहां सहयोग प्रदान करे तो वो सकारात्मक स्थानांतरण। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करने के लिए, उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारी उपाय की आवश्यकता है, सीखने की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए, उस सीमा तक प्रतिपुष्ट प्रदान जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपको पता है मूल्यांकन में निदान किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। उपचार किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। आपकी अगर तबीयत खराब होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो सबसे पहले डॉक्टर आपकी बीमारी का पता लगाएगा, इसका मतलब वो क्या हो गया? निदान। उसके बाद उसको ठीक करने के लिए उसका उपचार करेगा, ये हो गया उपचारात्मक। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन सही है। लेकिन अगर हम इसके चारों ऑप्शन की बात करें तो ज्यादा सटीक आंसर इसमें ये है, उस सीमा तक प्रतिपुष्ट प्रदान करना, मतलब बच्चों को उस सीमा तक पढ़ाना, उस सीमा तक ज्ञान देना, उस सीमा तक बच्चों को पहचानना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान कर सके। इसका मतलब पूरे जीवन की और पूरे सक्सेसफुल लाइफ की यहाँ बात की जा रही है। जबकि ऑप्शन दोनों ये भी सही है, पर इन दोनों से ज्यादा सटीक आंसर फोर्थ वाला है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? मैं आपको बता चुकी हूँ वर्तमान में क्लासेस कैसी होती हैं? विद्यार्थी केंद्रित, या फिर आप बात करो शिक्षार्थी केंद्रित। जबकि पहले क्लासेस कैसी हुआ करती थी? शिक्षक केंद्रित। इन दोनों में फर्क क्या है? शिक्षक केंद्रित कक्षा में बालकों को बोलने के अवसर प्रदान नहीं किए जाते थे, जबकि विद्यार्थी केंद्र कक्षा में मुख्य केंद्र बिंदु विद्यार्थी होता है। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? बच्चा। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, यह कथन स्किनर ने कहा गया है, स्किनर के द्वारा दिया गया है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, स्किनर। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? आपको पता है उत्तम परीक्षण की बात की जा रही है यहाँ। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, ये तीनों उसमें विद्वान होते हैं। एक उत्तम परीक्षण की बात की जा रही है, एक मूल्यांकन की बात की जा रही है। तो मूल्यांकन में विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। लेकिन अभी क्षमता वाली कोई चीज उसमें नहीं होती है। एक प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का निम्नलिखित में से किससे न्यूनतम संबंध होना चाहिए? एक प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का निम्नलिखित में से किससे न्यूनतम संबंध होना चाहिए? ये कह रहा है कि अगर प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया चल रही है उसमें सबसे कम, न्यूनतम कह रहा है ना, न्यूनतम मतलब सबसे कम
सबसे कम संबंध किससे होना चाहिए? हम बात करते हैं ऑप्शंस की, रटने से, वाद विवाद से, गृह कार्य से, समस्या समाधान से। समस्या समाधान करना तो बच्चों को आना चाहिए, इससे सबसे कम न्यूनतम संबंध नहीं होना चाहिए, इससे तो सबसे ज्यादा संबंध होना चाहिए। समस्या समाधान, प्रभावी शिक्षण तभी होगा जब आप समस्या समाधान करोगे। आपके सामने, बालक के सामने कोई समस्या आई और वह खुद विचार करके, चिंतन करके उस समस्या का समाधान करे, तो इससे तो ज्यादा से ज्यादा संबंध होना चाहिए। गृह कार्य से, चलो ठीक है, गृह कार्य के बारे में भी हम सोच लेते हैं। वाद विवाद से, वाद विवाद भी ठीक है, होना चाहिए, न्यूनतम तो नहीं, लेकिन सबसे कम संबंध किसमें होना चाहिए? रटने से। क्योंकि आप ऑप्शन नंबर 1, आपको पता है रटना। शिक्षण प्रक्रिया कैसी है? शिक्षार्थी को कैसे शिक्षण करवाना चाहिए? समझाकर, चिंतन करवाकर, उसे इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि वो खुद समस्या का समाधान कर सके, खुद चिंतन कर सके, कल्पनाशील हो, तर्क वितर्क कर सके। अगर सिर्फ उसको रटने में ही ज्ञान दिया, उसको सिर्फ टीचर ने रटाया, तो रटाया हुआ ज्ञान कभी भी स्थायी नहीं होता है। स्थायी ज्ञान कौन सा होगा? जिसे बच्चा खुद चिंतन करेगा, खुद समझेगा। और समस्या समाधान में ज्ञान स्थायी होता है, क्योंकि बच्चे के सामने समस्या आती है, वो खुद उसमें उलझा हुआ रहता है, समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़ता है, बुनता है, करता है और फिर उसका समाधान कर लेता है। यहाँ वो खुद करता है, यहाँ उसकी चीजें स्थायी होती हैं। जबकि रटना, सबसे कम संबंध होना चाहिए, रटने से संबंध न्यूनतम होना चाहिए। पढ़ने से संबंधित अधिगम क्षमता को क्या कहा जाता है? मैंने आपको बताया था अधिगम विकार, समझाए थे ना? अधिगम विकार, या उसको क्या बोलते हैं? अधिगम अक्षमता। अधिगम विकार या अधिगम अक्षमता में हमने कुछ प्रकार के विकार पढ़े थे। हमने देखा था डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया क्या होता है? गणित संबंधी समस्याएं पढ़ा था ना मैं, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्थीमिया। लेकिन हमसे यहाँ क्या पूछ रहा है? पढ़ने से संबंधित। तो पढ़ने से संबंधित कौन सा है? डिसलेक्सिया। पढ़ने से संबंधित कौन सा है? डिसलेक्सिया। जबकि डिस्कैलकुलिया क्या है? गणना से संबंधित, मैथ से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का प्रथम दायित्व किसके प्रति होता है? अभी शायद लास्ट टेस्ट जब आपका लगा था, तो शायद ये क्वेश्चन था, या पीटीटी में होगा, लेकिन ये क्वेश्चन था कि एक शिक्षक की जवाबदेही किसके प्रति होती है? शिक्षक सर्वाधिक जवाबदेही किसके प्रति होता है? किसके प्रति होता है? उसके द्वारा पढ़ाए जाने वाला विषय। विषय को क्या जवाबदेही देगा वो? दायित्व। विद्यार्थी, विद्यालय प्रशासन, समुदाय। नहीं, ये सारी चीजें ठीक है, पर सबसे ज्यादा किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? वो दायित्व किसके प्रति होता है? एक शिक्षक अगर विद्यालय आ रहा है तो क्यों आ रहा है? उसका मेन मोटिव क्या है? विद्यार्थियों को शिक्षा देना, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का निर्माण करना। और शिक्षा का मेन मोटिव क्या है? व्यक्तित्व का निर्माण। तो मेन मोटिव उसका शिक्षा देना है, तो दायित्व किसके प्रति हो जाएगा? विद्यार्थियों के प्रति। जवाबदेही आ जाए तो जवाबदेही भी कौन? विद्यार्थियों के प्रति। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के विकास करना। अभी अभी मैंने बताया क्वेश्चन कि जो टीचर है उसका मेन मोटिव क्या है? शिक्षा प्रदान करना। और शिक्षा से क्या होता है? मैंने आपको क्लास जब हमारी चल रही थी तो मैंने उस क्लास में भी बताया था, शिक्षा से क्या होता है? व्यक्तित्व का निर्माण। किसका? व्यक्तित्व का निर्माण। आप कहोगे मैम ज्ञान भी तो मिलता है, बुद्धि भी तो मिलती है, ये सारी चीजें तो सही है, पर ये व्यक्तित्व के अंदर सारी चीजें समा गई, व्यक्तित्व में सारी चीजों का समावेश हो गया। शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना,
आप खुद बताओ, क्या शिक्षक को यही मोटिव होना चाहिए कि मैं पढ़ा रहा हूं तो बस परीक्षा इनकी पास हो जाए? अच्छे नोट बोलकर लिखो, अच्छे नोट बोलकर लिखो, नोट या नोट्स कर लो इसको, ठीक है। अच्छे नोट्स बनवाना मतलब जो टीचर पढ़ा रहा है उसका अच्छा नोट्स लिखवाना, बनवाना। विषय से संबंधित अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराना या छात्रों को सोचने की शक्ति विकसित करना। अभी अभी हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम छात्रों को कैसे शिक्षा दें, जिससे बालक समझ के पढ़े, चिंतन कर सके, कल्पना कर सके, खुद समस्या का समाधान कर सके। तो छात्रों की सोचने की शक्ति विकसित करना, ऑप्शन नंबर 4। वे शिक्षक सर्वाधिक खुश कहे जा सकते हैं जो कि, शिक्षक सर्वाधिक खुश कौन से होते हैं? अपने व्यवसाय को ईमानदारी से संपन्न करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि तुमने ये टॉपिक भी पढ़ा है ना, व्यावसायिक प्रतिबद्धता था ना तुम्हारे सिलेबस में, व्यावसायिक प्रतिबद्धता। उसमें क्या बताया है कि आपको अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। तो ये लग रहा है, सही लग रहा है, पर हम आगे के ऑप्शंस देख लेते हैं। अपने व्यवसायिक दायित्वों की पूर्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। अपनी प्रबंध समिति से व्यक्तिगत लाभ हित के लिए लड़ते रहते हैं, ये तो नहीं होना चाहिए। अपने दायित्वों से ज्ञान शून्य बने रहते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। अब बात आती है ऑप्शन ए या ऑप्शन बी पे। फिर से ये दोनों तो कैंसिल हो गए, नेगेटिव सेंस दे रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन अपने व्यवसाय को ईमानदारी से संपन्न करते हैं, सेकंड ऑप्शन अपने व्यवसायिक दायित्वों की पूर्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। ऑप्शन बी में फर्स्ट ऑप्शन इंक्लूड है, व्यवसायिक दायित्वों की पूर्ति, और ये दोनों चीजें तो सेम आ गई, लेकिन इसमें और एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गया कि सतत प्रयत्नशील भी रहते हैं। और आपको पता है, मैंने आपको बताया, आप अगर टीचर बन जाते हो, टीचर बन गए, प्रोफेसर बन गए, लेक्चरर बन गए, फिर भी उनकी खूबी है कि अगर उनको सजग रहना है या फिर अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना है तो उनको हमेशा प्रयत्नशील रहना होगा, अध्ययनशील रहना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल है विद्यार्थियों को समझ में आना जो अध्यापक कह रहा है, विषय का पाठ्यक्रम पूरा करना, अध्यापन के समय विद्यार्थियों को तनाव रहित रखना, या वर्ग नियमित रूप से लेना। इन चारों ऑप्शनों को फिर से पढ़िए और समझिए। अध्यापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल, ऑप्शन ए विद्यार्थियों को समझ में आना जो शिक्षक कह रहा है। प्रभावी शिक्षण क्या हो जाएगा? प्रभावी शिक्षण। प्रभावी शिक्षण कब होगा? जब टीचर अपनी बात को बच्चों के सामने इस तरह से रिप्रेजेंट करे कि बच्चे उसे उसी भाषा में समझे जैसे अध्यापक कह रहा है। विद्यार्थियों को स्कूल में खेल क्यों खेलना चाहिए? वह उन्हें दैहिक रूप से मजबूत बनाता है, बिल्कुल सही है। दैहिक और शारीरिक एक ही शब्द है। विद्यार्थियों को स्कूल में खेल क्यों खेलना चाहिए? खेल खेलने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मजबूत रहता है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन, शिक्षकों का काम उससे आसान हो जाता है। ये तो लॉजिक नहीं है, ठीक है। समय व्यय करने में सहायक होता है, नहीं। खेल खिलाना समय व्यतीत करने का मोटिव नहीं होता, बल्कि बच्चों को खेल के माध्यम से शिक्षा देना होता है, उनका सर्वांगीण विकास करना होता है। आपको पता है ना, सर्वांगीण विकास करना, सर्वांगीण विकास, खेल के माध्यम से शिक्षा, ये मोटिव होते हैं। ठीक है, तो तीसरा तो ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, वह सहकारिता का विकास करता और दैहिक संतुलन रखता है। अब आप खुद सोचिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फोर्थ में इंक्लूड है, समावेश है उसका, और उसकी दैहिक संतुलन रखता है, तो ये बात तो सेम हो गई।
लेकिन इसमें एक और चीज कह दी, वह सहकारिता का विकास करता है। जब आप खेल खेलते हो तो आप में सहकारिता की भावना आती है, सहयोग की भावना आती है। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विकास का आधारभूत अधिगम है। मैंने आपको जब सामाजिक परिपक्वता वाला टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें यह था कि एक बालक सामाजिक रूप से परिपक्व होने के लिए उसके जो अभिकरण है उसमें 2 अभिकरण होते हैं। एक तो प्राथमिक अभिकरण, और दूसरा है सेकेंडरी, द्वितीयक अभिकरण। सबसे पहले बालक सामाजिक रूप से परिपक्व कहां होता है? सामाजिक परिपक्वता कहां से आती है? प्राथमिक अभिकरण से। और प्राथमिक अभिकरण का मतलब, सबसे पहले एक बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले वो दुनिया में आता है तो किसको देखता है? माता पिता को, घर परिवार को, अपने आस पड़ोस को। तो प्राथमिक अभिकरण में उसके कौन आ गया? परिवार, माता पिता, पड़ोसी। लेकिन द्वितीयक अभिकरण में क्या है? शैक्षणिक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, ये सब सेकेंडरी हैं। क्योंकि आप जानते हो एक बालक जब इस दुनिया में आता है तो विद्यालय वो बाद में जाता है। पहले घर परिवार से सामाजिक रूप से परिपक्व होना सीखता है, विद्यालय वो बाद में सीख जाता है, धार्मिक संस्थाओं में बाद में जाता है, राजनीतिक संस्थाओं में बाद में जाता है। बच्चा पैदा होते ही मोदी की जयकार नहीं लगाता या भाजपा कांग्रेस की जयकार नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि वो पहले परिवार में आया है, माता पिता में आया, पड़ोसी में आया है, ना कि राजनीतिक संस्थाओं में। राजनीतिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं उसका द्वितीयक स्रोत है अभिकरण का। सामाजिक, तो क्वेश्चन आ जाइए सामाजिक विकास का। सामाजिक विकास कहां से आरंभ होता है? प्रारंभिक अभिकरण से। और प्रारंभिक अभिकरण में कौन है? माता पिता, परिवार, पड़ोसी। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं। प्रचार प्रसार के साधन। एक छोटे सा बच्चा, मान लीजिए बहुत छोटा बच्चा है, उसको आप उसके सामने आप क्या प्रचार प्रसार करोगे? विद्यालय होता है, लेकिन ये शैक्षणिक संस्थाओं में आ जाती है और शैक्षणिक संस्थाएं हमारी सेकेंडरी है। बच्चा पैदा होता है, विद्यालय नहीं जाता। माता पिता व अन्य पारिवारिक सदस्य, बिल्कुल सही है। सबसे पहले बालक यहीं आता है ना, यहीं से सीखेगा। और समाज के लोग, समुदाय होना, ठीक है, समाज के लोग, पर समाज में भी वो बाद में देखेगा। सबसे पहले तो अपने परिवार के सदस्यों द्वारा सीखेगा, माता पिता के सदस्यों द्वारा सीखेगा, परिवार के माध्यम से सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति में निर्णय क्षमता होती है। जो इंसान सामाजिक रूप से परिपक्व है उसको सामाजिकता का पूरा ज्ञान है, वह अपने डिसीजन कैसे ले सकता है? आप मुझे बताइए, अगर आप में पूरी नॉलेज है, आप सामाजिक रूप से परिपक्व हो, तो आपके डिसीजन कैसे होंगे? स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, शीघ्रता से ले सकते हो, डगमगाएंगे नहीं, यही होंगे ना। तो ऑप्शन पे चलते हैं। अनिश्चित व कुंठाग्रस्त, निश्चित होंगे, तुरंत व आवेशात्मक, सुनिश्चित व सुलझे हुए, और चिंताग्रस्त व अनिर्णयात्मक, नेगेटिव सेंस नहीं होगा। आवेशात्मक, आवेश में आके, और आवेश को तो एक नेगेटिव सेंस माना जाता है, नहीं होगा। अनिश्चित, कुंठाग्रस्त नहीं होगा। सामाजिक रूप से परिपक्व इंसान तो आदर्श होगा, सुलझा हुआ इंसान होगा। उसके डिसीजन कैसे होंगे? सुनिश्चित व सुलझे हुए। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रयुक्त ऑडियो सहायक सामग्री नहीं है। इन क्वेश्चंस पे जरूर ध्यान देना, नहीं और है वाले। कहीं तुम जल्दी में पढ़ो कि है वाले में तुम करके आ जाओगे तो तुम्हारा गलत हो जाएगा। जब किसने क्या पूछा है? ऑडियो सहायक सामग्री नहीं है। आपको पता है ऑडियो और वीडियो, ऑडियो क्या होता है? जिसे सिर्फ हम सुन सकते हैं। वीडियो क्या होता है? देख सुन, इसने पूछा ऑडियो सामग्री नहीं है, मतलब जिससे हम सुन नहीं सकते। कौन सा है? सीडी प्लेयर सुनाई देता है, कैसेट
सुनाई देता है। रेडियो प्रसारण मॉडल क्या है? किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका या फिर रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्रस्तुतिकरण माध्यम। शिशु की प्रथम पाठशाला है, क्या मुझे ये बताने की जरूरत है? क्वेश्चन क्या होगा इसमें? माता पिता, ठीक है। हाँ, माता पिता नहीं होता तो आप परिवार करते, लेकिन परिवार से भी फर्स्ट ऑप्शन पे है माता पिता। और वैसे भी माँ को बच्चे की प्रथम पाठशाला गुरु माना जाता है। गुरु माना जाता है ना, माँ एक बालक की पहली गुरु होती है। अच्छा, इस ऑप्शन में देखिए, अच्छा एक शब्द है किंडर गार्डन, आपको बताया हुआ किंडर गार्डन विधि किसने दी? फ्रॉवेल ने। और आपको ये भी पता है कि इसमें फ्रॉवेल ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि शिक्षक बाल उद्यान का माली होता है, बालक जिस मॉडल का चयन करते हैं वह है। माता पिता या बहन, शिक्षक वह व्यक्ति जो छात्रों को अपने आदर्शों से मेल खाता हो या आदर्शवादी व्यक्ति। अब देखो, माता सभी आपको लग रहे हैं कि सेम है, लग रहा होगा ना, लेकिन मैंने आपको बताया बालक मॉडल के रूप में किसी को भी मान सकता है, घर के सदस्य को, पड़ोसी को, किसी एक्टर को, हीरो को, किसी टीचर को, किसी को भी मान सकता है। लेकिन वो कब मानेगा मॉडल के रूप में? अपना आदर्श कब मानेगा, किसी को मॉडल कब मानेगा? जब बच्चा जैसे आदर्श खुद रखता है, जैसी सोच खुद रखता है, वैसे ही आदर्श, वैसी ही सोच उसे सामने वाले व्यक्ति में दिखेगी। क्लियर है? तो देखो, आदर्शवादी व्यक्ति को मानता है, लेकिन इससे भी सही ऑप्शन बताऊंगी, माता पिता या बहन हो सकता है, नहीं हो सकता, शिक्षक हो भी सकता, नहीं भी सकता, वह व्यक्ति जो छात्रों के अपने आदर्शों से मेल खाता है। सबके आदर्श अलग अलग होते हैं, सबकी सोच अलग अलग होती है। मान लीजिए मैं कुछ और सोचती हूँ, मेरे आदर्श कुछ और हैं, तो मैं ऐसे व्यक्ति को मॉडल के रूप में चुनूंगी जो भी मेरी तरह सोचता हो, मेरे आदर्शों से मेल खाता हो। ऑप्शन नंबर सी। बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है। अच्छा, ये क्वेश्चन आप बताइए, बालक बच्चा है, सामाजिक रूप से ज्यादा तीव्र गति से कब सीखता है? सामाजिकता ज्यादा तीव्र गति से कब आएगी? एकल परिवार में कौन होता है? मम्मी पापा और सिबलिंग्स, पेरेंट्स और सिबलिंग्स होते हैं ना। जबकि संयुक्त परिवार में माँ बाप, भाई बहन, कजिन, चाचा ताऊ, दादा दादी, बुआ, बहुत सारे लोग होते हैं। दोनों में या किसी में नहीं? देखो, किसी में नहीं वाला ऑप्शन तो गलत कर दो, दोनों में वाला भी नहीं होगा। दोनों में उसने क्या पूछा है? तीव्र गति से कहाँ होता है, तो एक को चुनेंगे। अब आप एक चीज बताओ, एकल परिवार में माता पिता रहते हैं और बच्चा या तो खुद अकेला रहता है या उसके सिबलिंग्स रहते हैं, मतलब और भाई बहन रहते हैं। एक माता पिता बच्चे को कितना टाइम दे पाएंगे, कितनी चीजें सिखा पाएंगे? नहीं इतना एफर्ट्स लगा पाएंगे ना, परेशान भी हो जाएंगे, अपना बाकी का काम भी करेंगे। लेकिन संयुक्त परिवार में बच्चे को रखने के लिए, बच्चे का पालन पोषण अच्छे ढंग से होता है, क्यों? उसको रखने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। कभी वो दादा के पास चला गया, कभी दादी के पास चला गया, कभी भाई बहनों के पास, माँ बाप के पास, चाचा चाची के पास, और जिसके भी पास जाएगा तो कुछ ना कुछ वो सामाजिक रूप से उसको सिखाएंगे। तो सामाजिकता बच्चे में तीव्र गति से किसमें विकसित होती है? संयुक्त परिवार में। संप्रेषण है, ये क्वेश्चंस बहुत बार आ चुका है, शायद आपको रट भी गया होगा। संप्रेषण क्या है अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कला व विज्ञान, एक कला होती है संप्रेषण की। नेता के लिए किस विषय का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक है? मैंने जब तुम्हें नेतृत्व वाला टॉपिक पढ़ाया था, नेतृत्व वाला टॉपिक था, तब मैंने बताया था नेता के लिए सबसे अच्छा जो ज्ञान होना चाहिए, किस विषय का ज्ञान होना चाहिए, और शायद यही क्वेश्चन था जो मैंने करवाया था, सम्मोहन शक्ति का। अरे किसी को क्या तंत्र विद्या से सम्मोहित करना है? नेगेटिव सेंस दे रहा है, नेगेटिव सेंस वाले तो आपको करने ही नहीं है। सम्मोहन शक्ति का। राजनीति का, राजनीति का हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि नेता सिर्फ राजनीति में ही नहीं होता है, एक जो शिक्षक है वो भी नेता हो सकता है, आपके घर में आपका मुखिया भी नेता होता है, आपके दोस्तों के बीच में आप भी लीडर हो सकते हो। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है ना राजनीति का ज्ञान हो। प्रभावी व्यक्तित्व का, प्रभावी व्यक्तित्व होना चाहिए,
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसको मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मनोविज्ञान अपने आप में क्या कहता है, मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान। उसे पता होना चाहिए किसका व्यवहार कैसा है, किसमें परिमार्जन किया जा सकता है, किसी का निरीक्षण किया जा सकता है। उसको पता होना चाहिए मैं जिन लोगों के सामने, मैं जिनका नेता हूं, मैं जिनका नेतृत्व कर रहा हूं, उनको मैं कैसे समझा सकूं, कैसे उनके सामने खुद को रिप्रेजेंट कर सकूं, कैसा उनका अच्छा कर सकूं। तो ये ज्ञान कब होगा, जब उसे मनोविज्ञान का ज्ञान होगा। अनुशासन को मनोविज्ञान मानते हैं। मनोविज्ञान में अनुशासन को क्या माना जाता है? ऑप्शन ए, दंड मिलने पर ही सही कार्य करना। मैंने आपको बताया था दंड अपने आप में कैसा शब्द है, नकारात्मक शब्द। और वर्तमान परिस्थितियों में, वर्तमान शिक्षण प्रणाली में दंड को दूर दूर तक कहीं भी नहीं रखा गया है। मैंने आपको एक और चीज बताई, फिर भी आपको लगता है कि बालक को दंड देना बहुत जरूरी हो गया है, तो उसको ऐसा दंड देना चाहिए जिससे उसके विकास में बाधा ना हो। क्या, किसमें बाधा ना हो, विकास में बाधा। अगर दंड देने की जरूरत पड़ जाए तो बच्चों को दंड भी आप ऐसा दो कि विकास में बाधा उत्पन्न ना हो। जैसे मान लीजिए एक बालक विद्यालय नहीं आ रहा है, टीचर ने उससे पूछा विद्यालय क्यों नहीं आता है, उसको डांटा, उसको मारा, और उसको इतना मारा कि उसको टीचर से डर लगने लग गया, विद्यालय जाने से डर लगने लग गया। वह विद्यालय आने की बजाय बल्कि उसके विकास में बाधा उत्पन्न हो गई, उसको इतना डर लग गया कि वो विद्यालय के नाम से कांपने लग गया। तो उसकी विकास में बाधा, ऐसा भी दंड नहीं देना चाहिए। तो अभी पता नहीं वो क्वेश्चन निकल गया, लेकिन मैं उसका आंसर बता देती हूँ। मनोविज्ञान में अनुशासन क्या है, बच्चा स्वतः ही नियमों का पालन करे। क्लियर है? क्योंकि हमें पता है हम जबरदस्ती कोई काम करवाएंगे वो स्थायी नहीं होता है, और दंड से बच्चे में जो शिक्षा आती है वो स्थायी होती है या अस्थायी? अस्थायी। एक अध्यापक को अपने विषय में निपुण होना आवश्यक है, जागरूकता के लिए, विद्यार्थियों पर प्रभाव डालने के लिए, दिलचस्पी के लिए, अध्यापन को सार्थक बनाने के लिए। एक अध्यापक को अपने विषय में निपुण होना जरूरी होता है। अब ये बताओ, अध्यापकों पर प्रभाव डालने के लिए सही है गलत है? गलत। क्या अध्यापक का मोटिव यही है कि भाई मुझे अपने विषय का क्यों है ज्ञान, कि मैं बच्चों पे प्रभाव डालूं? नहीं। दिलचस्पी के लिए, दिलचस्पी मतलब रुचि, ठीक है होना चाहिए, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग वाला ऑप्शन ये नहीं है। जागरूकता के लिए, ठीक है जागरूकता भी आती है, लेकिन अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें कि अध्यापन को सार्थक बनाने के लिए, तो आप अच्छे ढंग से पढ़ चुके हो, प्रभावी संप्रेषण, प्रभावी शिक्षण कब होता है? जब उसे सार्थक बनाया जाता है। छात्र को विज्ञान विषय कैसे सीखना चाहिए? प्रश्न उत्तर देकर, प्रयोग दिखाकर, छात्रों द्वारा प्रयोग करवाकर, या रुचिकर तरीके से। मैं आपको हर बार बताती हूं कि छात्रों को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जब वो खुद स्वयं चीजों को करके देखे, सीखे। और आपको पता है टीचर की बजाय एक बालक जब समस्याओं को खुद समाधान करना सीख जाता है तो उसका वो ज्ञान स्थायी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे उसकी सारी ज्ञानेंद्रियां काम करती है, उसका मन, मस्तिष्क, दिमाग सब कुछ खुला रहता है। और टीचर ने बताया, उसने बोर्ड से कॉपी कर लिया, इसमें उसने क्या सीखेगा? छात्र को विज्ञान विषय कैसे सिखाना चाहिए? प्रश्न उत्तर देकर, ये तो कोई खास बात हुई नहीं। प्रयोग दिखाकर, ठीक है हम प्रयोग दिखाते हैं, साइंस में प्रयोग दिखाते हैं, ठीक है। रुचिकर तरीके से, ठीक है रुचिकर भी बनाना चाहिए। लेकिन अब बात करो थर्ड ऑप्शन पे, छात्रों द्वारा प्रयोग करवाकर। प्रयोग दिखाकर और प्रयोग करवाकर दोनों में फर्क है। प्रयोग दिखाकर सिर्फ दृश्य इंद्रिया काम की, लेकिन जब बालक खुद से प्रयोग करेगा तो उसकी सारी इंद्रियां काम करेंगी, उसका मन मस्तिष्क काम करेगा, वह चिंतन करेगा, वह चीजों को समझेगा, और सबसे बड़ी बात स्वयं करके सीखेगा। और सबसे मजबूत तरीका क्या होता है बालक का सीखने का? स्वयं करके
सीखना। ऑप्शन नंबर सी। मोहन खिलौनों के घटकों के अन्वेषण के लिए उन्हें तोड़कर अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? एक बालक है, उसको हमने खिलौना दिया, लेकिन वो बालक क्या कर रहा है, उसको खेलने की बजाय उसके सारे जंतर मंतरों को मुड़ा मुड़ा के तोड़ फोड़ के सबको अलग कर दिया। एक शब्द और दिया है, अन्वेषण के लिए। अन्वेषण मतलब एक तरीके से खोज, आविष्कार। अन्वेषण के लिए उन्हें तोड़कर अलग कर देता है। बच्चे ने क्या सोचा कि मैं इसका कुछ नया बनाता हूं, अन्वेषण, खोज, और उसके लिए उसने उसका पहिया अलग निकाल दिया, ट्रक का आगे से अलग कर दिया, स्टीयरिंग अलग निकाल दी, सारा खिलौना तोड़ दिया। अन्वेषण के लिए, खोज के लिए, आविष्कार के लिए। तो बताओ आप उस बच्चे के साथ क्या करोगे? अब आप मुझे एक चीज बताइए पहले तो, जो वह अन्वेषण के लिए, खोज के लिए, आविष्कार के, उन सब चीजों को अलग कर रहा है, इसका मतलब वो शरारती बच्चा है? नहीं, इसका मतलब है कि वो क्रिएटिव है, वो सृजनशील बालक है, क्रिएटिव बालक है, उसका चिंतन बहुत अधिक होता है, कल्पना बहुत अधिक होती है, वह कुछ नया करने की जिज्ञासा रखता है। तो अब ऑप्शन पे देखते हैं। मोहन को कभी खिलौनों से नहीं खेलने देंगे, बिल्कुल नहीं, गलत ऑप्शन। सदैव कड़ी नजर रखेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम बच्चे पे हमेशा कड़ी नजर रखें, और उसने कोई गलत काम थोड़ी ना किया है जो कड़ी नजर रखेंगे। उसके स्वभाव को प्रोत्साहित करते हुए उसकी ऊर्जा को सही दिशा प्रदान करेंगे। नेक्स्ट, उसे समझाएंगे कि खिलौने नहीं तोड़ने चाहिए। अरे बालक को क्या समझाओगे आप? बालक को कितना समझ में आएगा? कहने से समझ में आ जाता है क्या? उसके स्वभाव को प्रोत्साहित करके, मैंने तुम्हें एक शब्द बताया, अभिप्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, आ गया? प्रोत्साहित करके, फिर आगे उसकी ऊर्जा को सही दिशा प्रदान करके। इसका मतलब हमें पता बालक कैसा है, क्रिएटिव बालक कैसा है, तो क्रिएटिव बालक की उसकी ऊर्जा को सही दिशा प्रदान करेंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड। सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है। डे केयर सेंटर मतलब बच्चों की देखभाल करने वाला एक सेंटर है, उसमें सीता नाम की एक लेडी काम करती है। वेतन कम है, सैलरी क्या है, सैलरी क्या है, कम, और काम के घंटे लंबे हैं। इसका मतलब तो बात ही हो गई कि वर्कलोड ज्यादा है, काम के घंटे ज्यादा हैं और सैलरी कम है। लेकिन अब सुनना ध्यान से, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है। ये उसकी क्या है, रहना पसंद करती है, मतलब उसका इंटरेस्ट है, उसकी रुचि है बच्चों के आसपास रहने में, और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? सीता नाम की लेडी है, वो कम सैलरी में भी, कम वेतन में भी लंबे टाइम तक काम कर रही है, लंबे घंटों तक काम कर रही है, जबकि उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि मैं अधिक सैलरी वाली जॉब देखूं। क्यों? क्योंकि उसने एक सेंटेंस कह दिया, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती। ये उसकी क्या है, रुचि, उसको अच्छा लगता है बच्चों के आसपास रहना, उसकी रुचि है, तलाश नहीं करती है। तो यह सीता की क्या प्रेरणा कैसी है? अब आप खुद बताइए, अगर हम अपनी रुचि के साथ, जिज्ञासा के साथ काम करें तो वो प्रेरणा कैसी होती है? आंतरिक या बाह्य है? आंतरिक, वो हमारी अंदर की आत्मा है, हम ऐसा चाहते हैं क्योंकि हमारे इसमें रुचि है, बच्चों के साथ रहने में हमें रुचि, इसलिए तो वह कम सैलरी में भी काम करने के लिए तैयार है। एक शिक्षक का गंभीर दोष है, एक शिक्षक का गंभीर दोष, दोष की बात कर रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ बुरी बात होगी, बुराई होगी, कोई नकारात्मक बात होगी। शारीरिक विकलांगता, अगर कोई टीचर शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है या विकलांग है तो ये उसका दोष तो नहीं हुआ, इतना बड़ा दोष नहीं हुआ कि शिक्षक का गंभीर दोष के रूप में हम बात कर रहे हैं। इंसान है, ठीक है, वो विकलांग है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि उसमें विषय का ज्ञान नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो इसका मतलब ये चीज तो ऑप्शन ए रॉन्ग। निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर का, निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर का, आर्थिक स्तर से तो हम एक टीचर के दोष का, गुण का पता नहीं लगा सकते।
दुर्बल काय व्यक्तित्व। अरे भाई मास्टर पतला दुबला है तो क्या हुआ, ज्ञान तो हो सकता है ना। अपरिपक्व मानसिक विकास, लेकिन अगर टीचर का मानसिक विकास कैसा है, अपरिपक्व, तो ये उसका गंभीर दोष है। ऑप्शन नंबर, क्योंकि आपको पता है परिपक्वता तो होनी चाहिए और मानसिक रूप से परिपक्वता तो होनी चाहिए। अगर मानसिक रूप से ही वो अपरिपक्व है तो फिर वह क्लास में पढ़ाते हुए मैनेज नहीं कर पाएगा, बच्चों को ट्रीट नहीं कर पाएगा, बच्चों को समझा नहीं पाएगा, बच्चों के साथ कैसे तालमेल बिठाना है वो समझ नहीं पाएगा। किस प्रवृत्ति के बच्चे हैं जो उसे मनोविज्ञान के ज्ञान से पता लगता है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका मानसिक विकास कैसा है, अपरिपक्व। निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। सीखने की प्रक्रिया शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय या उपयुक्त सभी। सीखने की प्रक्रिया कहां से होती है, क्या क्या चीज शामिल है। पर्यावरण से रिलेटेड चीज सीखते हो, मनोविज्ञान से, शारीरिक से, तो सीखने की प्रक्रिया में तो सारी चीजें हैं, तो उपरोक्त सभी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है, सीखने की प्रक्रिया में कौन कौन से तत्व शामिल हैं। सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय, उपरोक्त सभी। आपको बताया सीखने की प्रक्रिया, सीखना व्यक्ति पर्यावरण से भी सीखता है, पर्यावरण के बारे में भी सीखता है। मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, तीनों चीजों के बारे में, तीनों पक्षों के बारे में बालक सीखता है। इसका मतलब अगर तीनों हैं तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक बालक सृजनशील हो तो क्या करना चाहिए। क्रिएटिव, सृजनशील मतलब क्रिएटिव, क्रिएटिव बालक की बात की जा रही है। हर बालक क्रिएटिव हो तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। एक सहायक एवं भयमुक्त वातावरण, माता पिता एवं शिक्षकों का हस्तक्षेप, माता पिता एवं शिक्षकों द्वारा आलोचना या दृढ़ता, दृढ़ता मतलब कठोरतापूर्ण वातावरण। कठोरतापूर्ण वातावरण में बालक कभी भी स्थायी रूप से नहीं सीख पाएगा, क्रिएटिव नहीं बन पाएगा। माता पिता एवं शिक्षकों द्वारा आलोचना, आलोचना शब्द खुद एक नकारात्मक शब्द है। आलोचना से अगर हम बालक की बार बार आलोचना करें तो आलोचना से बालक में नकारात्मकता होती है, हीन भावना का विकास होता है, हीन भावना उत्पन्न होती है। माता पिता एवं शिक्षकों का हस्तक्षेप, हस्तक्षेप भी नहीं होना चाहिए। एक सहायक एवं भयमुक्त वातावरण, हम बच्चों को सहायता प्रदान करने वाला और भयमुक्त बिना डर के वातावरण उपलब्ध करवाएं, तभी बालक अपनी जो क्रिएटिविटी है, अपनी जो सृजनशीलता है उसको निखार पाएगा, उसको सही ऊर्जा में ला पाएगा। अध्यापकों के किन गुणों से छात्र अधिक प्रभावित होते हैं। अध्यापकों के किन गुणों से छात्र अत्यधिक प्रभावित होते हैं। जो उनके साथ खेलते हैं, जो गृह कार्य नहीं देते, जो कभी दंड नहीं देते या जो अच्छा पढ़ाते हैं। जो उनके साथ खेलते हैं नहीं, हालांकि बालक को, बच्चों को खेलना पसंद होता है, लेकिन अत्यधिक प्रभावित इस गुण से नहीं होते कि टीचर उनके साथ खेले। जो गृह कार्य नहीं देते नहीं, जो कभी दंड नहीं देते, दंड नहीं देना चाहिए लेकिन ये किसी गुण में नहीं है कि दंड नहीं देते, जो अच्छा पढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर 4। यदि पढ़ाते समय एक छात्र प्राय पीछे बैठकर चित्र बनाता है तो आप क्या करेंगे। वही क्वेश्चन आ गया जो हमने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था कि बच्चा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था खिलौनों को एक अन्वेषक के रूप में अलग अलग कर देता है। अलग अलग क्यों कर रहा है वो, क्योंकि वो क्रिएटिव बालक है। और ये क्वेश्चन वही है कि यदि पढ़ाते समय एक छात्र प्राय पीछे बैठकर चित्र बनाता है, एक टीचर कक्षा में पढ़ा रहा है लेकिन एक बालक पीछे बैठ के ड्राइंग कर रहा है। टीचर को पता लगा कि बालक ड्राइंग कर रहा है, चित्र बना रहा है, शिक्षक क्या करेगा, उसे मारेगा, पीटेगा, डांटेगा, पनिश करेगा? नहीं। शिक्षक को मनोविज्ञान का अगर ज्ञान होगा तो उसको पता होगा कि बालक की प्रवृत्ति कैसी है, सृजनशील, क्रिएटिव,
और अगर वह चित्र बना रहा है तो अपना टाइम पास नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसका इसमें क्या है, रुचि, जिज्ञासा है, रुचि है। और जिज्ञासा है, रुचि है, मतलब वो बालक कैसा है, सृजनशील। और सृजनशील बालक की, सृजनशील बालक की सृजनात्मकता को टीचर को खत्म नहीं करके उसे एक नई दिशा देनी चाहिए, ऊर्जा देनी चाहिए। तो उसकी कला प्रतिभा को उचित दिशा देंगे, उसे समझाएंगे। किस लिए समझाएंगे, किस लिए, वो गलत काम कर रहा है। अरे ड्राइंग तो आगे जाके सब्जेक्ट भी होती है, ड्राइंग बनाना गलत तो नहीं है, तो ये तो नहीं है, उसे समझाएंगे। प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, किस बात की शिकायत करेंगे, नहीं करेंगे। उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे, बिल्कुल नहीं। उसकी जो कला है, चित्र बनाना, ड्राइंग करना क्या है, कला। पेंटिंग करना क्या है, अपने आप में कला है। सृजनशील बालक है, उसमें कला है, उसकी कला प्रतिभाओं को उचित दिशा देंगे। उसमें कला है, टीचर को ये पता लग गया तो शायद टीचर उसे समझाएगा, उसकी कला को निखारेगा कि तुम्हें ड्राइंग करना अच्छा लगता है, पेंटिंग करना अच्छा लगता है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम्हें आफ्टर 10 ड्राइंग ले लेना चाहिए, तुम्हें अपनी कला को निखारना चाहिए, प्रतिभा को लोगों के सामने लाना चाहिए। तो उसकी कला प्रतिभा को उचित दिशा देंगे। सीखना व अध्यापन दोनों परीक्षाओं से किस प्रकार दूषित हो जाते हैं। सीखना और अध्यापन कराना दोनों परीक्षाओं से किस प्रकार दूषित हो जाते हैं। आज के टाइम में आप देखोगे कि दूषित कैसे हैं ये, जो पढ़ाया जाता है वही परीक्षण किया जाता है। अध्यापक केवल परीक्षा पास कराने के लिए पढ़ाते हैं, विषय का पूर्ण अधिकार प्राप्त करने पर बल नहीं होता। परीक्षाओं पर ही व्यवसायों में दाखिल होना निर्भर करता है। अब आप सब लोग देखिए, आप सब लोग बताइए और सोचिए भी, तीनों ऑप्शन से ज्यादा बेटर ऑप्शन फोर्थ है। क्यों है, क्योंकि परीक्षाओं पर ही व्यवसायों में दाखिल होना निर्भर करता है। आप खुद सोचिए, आप कंपटीशन की एग्जाम देते हो या फिर आप कोई भी एग्जाम देते हो, किस लिए देते हो, क्योंकि व्यवसाय में दाखिल होना किस पे निर्भर करता है, परीक्षाओं पर। और यही सबसे बड़ा दूषित प्रकार है, परीक्षाओं पर ही व्यवसायों में दाखिल होना निर्भर करता है। आप किस चीज की परीक्षा दे रहे हो, कौन सा कंपटीशन दे रहे हो, कौन सा एग्जाम क्रैक किया, उसी अकॉर्डिंग आपको व्यवसाय मिलेगा। नेक्स्ट है, विद्यालय के छात्रों को भ्रमण पर ले जाने का विचार है, आपके इस संबंध में क्या राय है। आपको बालक को विद्यालय के भ्रमण पर ले जाना है, विद्यालय की तरफ से भ्रमण पर ले जाना है, तो इसमें आपके क्या विचार हैं। आपका अमूल्य समय बर्बाद हो जाएगा, आपका छात्रों के साथ खूब मनोरंजन होगा तथा दैनिक कार्यक्रम से मुक्ति मिलेगी। आपको भी छात्रों के साथ साथ कुछ नवीन जानकारियां प्राप्त होंगी, या आप में भी नेतृत्व गुणों का विकास हो जाएगा। आई थिंक ये ऑप्शन शायद पूरा नहीं है या फिर गलत है, तो हम बाकी के 3 ऑप्शन के बारे में विचार करते हैं। आपका अमूल्य समय बर्बाद हो जाएगा, आप कहीं भ्रमण पे जाते हो तो भ्रमण पे हमें नई जानकारियां प्राप्त होती हैं, नई चीजें हम देखते हैं, समझते हैं, ना कि हमारा टाइम खराब होता है। आपका छात्रों के साथ खूब मनोरंजन होगा तथा दैनिक कार्यक्रम से मुक्ति मिलेगी। ठीक है, हम मानते हैं कि हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमारा मनोरंजन होता है, लेकिन हमारा मोटिव मनोरंजन नहीं है। आपको भी छात्रों के साथ साथ कुछ नवीन जानकारियां प्राप्त होंगी। हम कहीं घूमने जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो वहां से नई नई चीजों को देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, नई नई जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो आपको भी छात्रों के साथ साथ कुछ नवीन जानकारियां प्राप्त होंगी। ऑप्शन नंबर 3, आप किस स्तर की योग्यता के विद्यार्थियों को पढ़ाना पसंद करेंगे। एक कक्षा में आपको पता है व्यक्तिगत भिन्नता होती है, आपने टॉपिक भी पढ़ा है कि हर बालक अपने, अच्छा संप्रेषण वाला टॉपिक पढ़ा था ना आपने सबने, कम्युनिकेशन, संप्रेषण। संप्रेषण में क्या था, जब आपको बताया गया था संप्रेषण में आने वाली बाधाएं, उनको दूर करना, तो आपको बताया था उसमें से एक व्यक्तिगत भिन्नताएं,
याद आ रहा होगा आप सभी को। व्यक्तिगत भिन्नताएं, व्यक्तिगत भिन्नता क्या थी कि हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। हर व्यक्ति की सोचने की, समझने की, जानने की, सीखने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। कोई औसत स्तर का होता है, कोई तीव्र स्तर का होता है, कोई मंद स्तर का होता है। ठीक है, तो अगर कक्षा में एक टीचर को पढ़ाना है, एक टीचर कक्षा में पढ़ा रहा है, तो क्या सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को ही पढ़ाएगा? नहीं, उसकी कक्षा में हर प्रकार के बालक होंगे। तो किस प्रकार के बालक को पढ़ाना पसंद करेगा टीचर? औसत योग्यता से अधिक? बिल्कुल नहीं। क्या सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों को पढ़ाएगा? नहीं। औसत योग्यता के एवरेज? बिल्कुल नहीं। औसत योग्यता से कम? बिल्कुल। जो मंद बुद्धि हो, डल हो, कमजोर हो? नहीं। मिश्रित योग्यता के। बिल्कुल एक शिक्षक को समायोजन करके चलना चाहिए कि उसकी कक्षा में जिसको वो पढ़ा रहा है वो इंटेलिजेंट भी है, एवरेज भी है, एवरेज से कम भी है। तो मिश्रित योग्यता के। यदि भाई को पढ़ाते समय आपके बार बार प्रयास करने पर भी उसकी समझ में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? उसे दंड देंगे? नहीं, दंड का ऑप्शन आपको चूज नहीं करना है। स्वयं पर खिजेंगे, मतलब स्वयं पर गुस्सा करेंगे? स्वयं पर गुस्सा करेंगे? चलो नहीं। और ऑप्शन देखते हैं। किसी अन्य तरीके से पुनः समझाने का प्रयत्न करेंगे और पढ़ाना बंद कर देंगे। आपको अभी बताया था बालक यूनिक है, अद्वितीय है। अद्वितीय बालक है, सबका बौद्धिक स्तर, मानसिक स्तर अलग अलग होता है। हम पढ़ाना बंद नहीं करेंगे, हम उसे दंड भी नहीं देंगे अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो। हम खुद पे भी गुस्सा नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम उसे अन्य तरीके से, अन्य विधि से समझाने का प्रयत्न करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था 2 + 2 = 4। किसी बालक को नहीं आ रहा है तो आप तरीका दूसरा कीजिए, आप मेथड चेंज कीजिए। हो सकता है उसको आप लाइन बना के बच्चों की तरह से 1 और 1 2 1 2 3 4 तो समझ में आ जाए, या फिर ये आपकी समझ है, आपका तरीका है, आप उसको किस तरीके से समझाओगे। तो किसी अन्य तरीके से पुनः समझाने का प्रयत्न करेंगे। ऑप्शन नंबर 3, अच्छे पाठ्यक्रम में क्या गुण होने चाहिए? एक पाठ्यक्रम है, अच्छा पाठ्यक्रम है, तो उसमें क्या गुण होने चाहिए, वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? अध्यापक केंद्रित? बिल्कुल नहीं। अध्यापक केंद्रित का मतलब है कि अध्यापक क्या करेंगे? मान लीजिए 2nd क्लास का एक बच्चा है, 2nd क्लास के एक पाठ्यक्रम है, अध्यापक तो उसको पढ़ाने वाला क्या होगा? बीएलएड या बीएड, एसटीसी या बीएड तो होगा, तभी वो टीचर है। अब अगर अध्यापक केंद्रित होगा तो क्या बीएड लेवल का पाठ्यक्रम बनेगा? नहीं। समाज केंद्रित? बिल्कुल नहीं। राष्ट्र केंद्रित? बिल्कुल नहीं। बाल केंद्रित? भाई पाठ्यक्रम को कौन पढ़ेगा? बच्चों के लिए बन रहा है तो बाल केंद्रित होना चाहिए। तभी तो आपने देखा होगा 2nd क्लास का बच्चा है तो 2nd क्लास के में एडिशन देते हैं, जोड़ देते हैं, जैसे जैसे वो ऊपर जाता है तो गुना भाग चालू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे के लेवल के अनुसार जो पाठ्यक्रम बनता है बाल केंद्रित बनता है। अच्छे पाठ्यक्रम में क्या, ये तो कर लिया था ना हमने, बाल केंद्रित। छात्रों की खेल में रुचि पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे? छात्रों की खेल में रुचि पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे? आप स्वयं उनके साथ खेलेंगे, खेलों के महत्व पर भाषण देंगे। आपको रुचि पैदा करनी है बालकों में खेल के प्रति, आप स्वयं उनके साथ खेलेंगे, खेलों के महत्व पर भाषण देंगे, जाने माने खिलाड़ियों के उदाहरण देंगे, या स्कूल टाइम टेबल में खेल के लिए एक पीरियड रखेंगे। देखिए, जाने माने खिलाड़ियों के उदाहरण देंगे, उससे क्या होगा? रुचि तो पैदा नहीं होगी। खेलों के महत्व पर भाषण देंगे, उससे भी कुछ नहीं होगा भाषण देने से। आप स्वयं उनके साथ खेलेंगे, बिल्कुल खेल सकते हैं, या फिर स्कूल टाइम टेबल में खेल के लिए एक पीरियड रखेंगे। आपको पता है जब हम स्कूल में थे तो क्या होता था, या तो सैटरडे को एक पीरियड आता था जो हमारे खेल का होता था, या फिर रोज एक पीरियड होता था जो लास्ट टाइम में होता था और वो खेल के लिए होता था। तो स्कूल टाइम टेबल में खेल के लिए एक कालांश रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपने छात्रों में सर्वाधिक पसंद करेंगे?
आप अपने छात्रों में कौन सा गुण देखना चाहोगे? जिज्ञासा, आज्ञाकारिता, सहानुभूति या सहयोग? जिज्ञासा, आज्ञाकारिता, सहानुभूति या सहयोग? सहयोग की भावना सबसे पहले होनी चाहिए। तो कौन सा गुण देखना पसंद करोगे? सहयोग। एक और बात मैं इसको बता देती हूँ, बिल्कुल आप सोच रहे होंगे जिज्ञासा क्यों नहीं? जिज्ञासा तो है, जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, लेकिन आप जिज्ञासा से भी ऊपर जाओगे, सामाजिक रूप से परिपक्वता की बात करोगे तो वहां सहयोग की भावना आती है। टीम में खेलते समय खिलाड़ियों में निम्न में से कौन सा गुण होना सबसे महत्वपूर्ण है? एक टीम है, उसमें सभी खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनमें कौन सा गुण होना सबसे ज्यादा जरूरी है? सामंजस्य। क्या होना जरूरी है? और सामंजस्य कब होगा? सामंजस्य का मतलब होता है तालमेल। किसमें? खिलाड़ियों के बीच। खिलाड़ियों के बीच, और खिलाड़ियों के बीच तालमेल है, सामंजस्य अच्छा है, इसका मतलब चुस्ती, हुनर, प्रतिस्पर्धा या सहयोग? सहयोग की भावना। और अभी अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी आया था, खिलाड़ियों में से कौन सा गुण होना चाहिए? सहयोग की भावना होनी चाहिए। कक्षा में संप्रेषण करने का लक्ष्य है। कक्षा में संप्रेषण होता है शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच, शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य कक्षा में संप्रेषण होता है। अब आपको मैंने बताया था, अच्छा एडम्स महोदय हुए, याद करो, शिक्षण प्रणाली, शिक्षक प्रक्रिया। शिक्षक प्रक्रिया कैसी बताई थी एडम्स महोदय ने? द्विमुखी। कैसी बताई थी? द्विमुखी। और उस द्विमुखी प्रक्रिया में एक तो शिक्षक था और दूसरा हमारे शिक्षार्थी थे। जबकि जॉन डीवी व रायबर्न के अनुसार, जॉन डीवी व रायबर्न ने शिक्षा को, शिक्षक प्रक्रिया को, शिक्षण प्रक्रिया को त्रिमुखी बताया है। शिक्षक शिक्षार्थी और शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया किसको होती है, किसको लेके होती है? पाठ्यक्रम। तो हमारा तीसरा जो मुख्य बताया वो बताया पाठ्यक्रम, शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम, जॉन डीवी और रायबर्न के अनुसार। अब हम बात करते हैं कक्षा में संप्रेषण करने का लक्ष्य। हम कक्षा में संप्रेषण कर रहे हैं, शिक्षक शिक्षार्थी संप्रेषण कर रहे हैं, किसको लेके करेंगे? अंतःक्रिया होगी, पाठ्यक्रम को लेके अंतःक्रिया होगी, बिल्कुल। अधिगम होगा, संप्रेषण हो रहा है, प्रभावी संप्रेषण हो रहा है तो अधिगम होगा। विचारों का आदान प्रदान है, बिल्कुल है, संप्रेषण वही तो है। इसका मतलब उपयुक्त सभी। बाल विकास की दृष्टि में बाल विकास को दृष्टि में रखते हुए निम्न में से किसको प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए? ये क्वेश्चन है कि हम बाल विकास को ध्यान में रख रहे हैं, बाल विकास को ध्यान में रखते एक बालक को, प्राथमिक स्तर के बालक को, आपको पता है प्राथमिक स्तर का बालक मतलब फर्स्ट टू फिफ्थ, प्राथमिक स्तर के बालक को पढ़ाने के लिए आपको कौन सा माध्यम यूज में लेना चाहिए? हिंदी, अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा? देखो, हिंदी, अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषा में नहीं जाओगे, आप जाओगे मातृभाषा में। और मातृभाषा मतलब माँ की भाषा, मातृभाषा मतलब माँ की भाषा। बालक को अगर आपको प्राथमिक स्तर पे सिखाना है, बहुत सारी जगह हैं जहां हिंदी सही नहीं बोली जाती, शायद हो सकता है बालक को सही हिंदी ना आए, हम हिंदी में नहीं पढ़ाएंगे। अंग्रेजी हर जगह बालक को नहीं आती है और प्राथमिक स्तर के बालक को तो बिल्कुल नहीं। क्षेत्रीय भाषा में नहीं, मातृभाषा होती है, उसकी माँ की भाषा है, जिससे वो अच्छी तरह से परिचित है, हम उसको उसी भाषा में पढ़ाएंगे। अच्छे अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है? अच्छे अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है? अपने साथियों में लोकप्रियता। अध्यापक यही चाहता है कि मेरे साथियों में लोकप्रिय हो, चाहता है क्या? चाहता हो, नहीं चाहता हो, लेकिन ये हम कंफर्म नहीं कर सकते कि चाहता ही है।
और मोटिव तो उसका बिल्कुल नहीं है कि आवश्यक तत्व ये है कि वो लोकप्रिय होना चाहता है। अच्छे अन्वेषक, ठीक है, सोचते हैं इसके बारे में। शिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता बिल्कुल होनी चाहिए। शिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता, कौन सा टॉपिक याद आया? व्यावसायिक प्रतिबद्धता। और व्यावसायिक प्रतिबद्धता क्या था? अपने व्यवसाय के प्रति पूर्ण कर्तव्य के साथ, निष्ठा के साथ, धैर्य के साथ काम करना, ईमानदारी के साथ काम करना। व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्धता कब होगी? जब आप ईमानदार होंगे, पूरी लगन के साथ काम करोगे, अपनी संस्थाओं के पूर्ण भक्त। ये तो एक तरह से चापलूसी टाइप ऑप्शन आ गया, नहीं होगा ये। अच्छे अन्वेषक बिल्कुल होंगे, अच्छे अन्वेषक अपने साथियों में लोकप्रिय नहीं होगा। ऑप्शन जाओ सेकंड और थर्ड पे, अच्छे अन्वेषक होंगे या फिर शिक्षण के प्रति प्रतिबद्ध होंगे, यानी अपने व्यवसाय के प्रति पूर्ण निष्ठा होगी। बताइए ऑप्शन कौन सा होगा? पहले व्यवसाय पे जाओगे, पहले खोज पे जाओगे, पहले अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदारी पे जाओगे, शिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता। यदि आपको ताजमहल के विषय में पढ़ाना है तो कौन सा तरीका आपके विचार में सबसे उचित होगा? हमें किसके बारे में पढ़ाना है? ताजमहल। आपको पता है हम चीजों को सीखते कब है? बहुत अच्छे ढंग से और लॉन्ग टाइम तक कब सीखते हैं? जब उन चीजों में हमारी ज्ञानेंद्रिय सहायक हो। हम उन चीजों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो वो ज्ञान स्थायी होगा और लंबे समय तक होगा। ताजमहल विषय के बारे में हमें बच्चों को पढ़ाना है। हमारा टॉपिक आ गया, सब्जेक्ट टॉपिक कोई ताजमहल आ गया। अब हमें ताजमहल के बारे में पढ़ाना है। ताजमहल ऐसा है, व्हाइट कलर का है, गुंबदनुमा या जो भी है, उसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ानी है। तो अगर टीचर बताएगा मुंह से तो बच्चे सुन लेंगे, भूल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है साइकोलॉजी में मन की 3 अवस्थाएं, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। और चेतन मन कितना? 10%, 1/10 पार्ट। मतलब सिर्फ हमारी जो चीजें याद रहती है ना, वो तो 10% चीजें याद रहती हैं, और 90% अचेतन मन, मतलब चीजें पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। बहुत छोटा सा दिमाग है हमारा, है ना। 10% चीजें याद रहती हैं, 90% चीजें अचेतन मन में चली जाती हैं। बच्चा सुन लिया, ताजमहल के बारे में सुन लिया, उस टाइम उसे लगेगा हाँ मुझे आ गया, लेकिन बाद में भूल जाएगा। लेकिन आप खुद बताइए, अगर हम बच्चों को भ्रमण पे ले जाएं कि चलो बच्चों हम एक टूर पे जा रहे हैं और वहां आप उनको ताजमहल दिखाओ, दिखाने के साथ जब बच्चे की ज्ञानेंद्रियां एक्टिव होंगी, जब बच्चा सक्रिय होगा, एक चीज बताओ, बच्चा सक्रिय होगा क्या यहाँ? बच्चा सक्रिय होगा? बिल्कुल। जब बालक उन्हें देखेगा, वहां की चीजें सुनेगा, तो बच्चा एक्टिव होगा। और सबसे बड़ी बात है, एक बालक कब सीख सकता है? जब वो खुद सक्रिय हो। तो आगे हम ऑप्शन देखते हैं। यदि संभव हो तो आगरा ले जाकर ताजमहल दिखाकर, ताजमहल का चित्र बनाकर, मुंह जवानी ताजमहल के बारे में बताकर, ताजमहल का मॉडल दिखाकर। सबसे पहला ऑप्शन, यदि संभव हो तो आगरा ले जाकर ताजमहल दिखाकर, ऐसे पढ़ाएंगे, क्योंकि ये ज्ञान बच्चे में कैसा रहेगा? क्योंकि इसमें हमारी ज्ञानेंद्रियां एक्टिव रहेंगी, बच्चा देखेगा भी, सुनेगा भी, समझेगा भी, और देखी हुई चीजों को हम जल्दी से नहीं भूलते हैं, वो हमारी मेमोरी में लॉन्ग टाइम के लिए फिट हो जाती हैं। जबकि ठीक है, ये वाले ऑप्शंस भी गलत नहीं है कि चित्र दिखाकर। अगर ऑप्शन में ताजमहल को दिखाना नहीं होता तो हम इसमें से ही सेलेक्ट करते। चित्र बनाकर बाद में बताएंगे अगर हम उसको नहीं ले जा पा रहे हैं। मुंह जवानी बताकर तो बच्चा भूल जाएगा, ये तो सबसे लास्ट ऑप्शन हुआ। और मॉडल दिखाकर भी कर सकते हैं, लेकिन मॉडल से ज्यादा अच्छा अगर हम उन्हें साक्षात दिखाएं चीजें। ऑप्शन नंबर ए। समाचार पत्रों में आप किस प्रकार की सामग्री पढ़ना पसंद करते हैं? न्यूज़पेपर आता है, आपको पता है सभी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मोस्टली लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो समाचार पत्र में अगर एक टीचर या आप पढ़ना चाहोगे तो किस प्रकार के न्यूज पढ़ोगे, किस प्रकार की सामग्री पढ़ना चाहोगे? मनोरंजन संबंधी, राजनीति संबंधी, विज्ञापन, या नई खोज और नई पद्धति संबंधी? एक टीचर को एक अन्वेषक के रूप में कार्य करना चाहिए, हमेशा एक्टिव रहना चाहिए,
नई नई खोजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हम पढ़ चुके हैं ये सजगता टॉपिक में, आपने पढ़ा होगा सजगता या जागरूकता। उसमें आपने देखा था कि एक टीचर को जागरूक होना चाहिए, सजग होना चाहिए। और सजग वो कब होगा? जब वो खुद अध्ययनशील रहेगा, प्रयत्नशील रहेगा और नई नई खोजों के बारे में, नई नई पद्धतियों के बारे में ज्ञान होगा। दुनिया के किसी भी कोने में नई खोज हो रही है, नवाचार हो रहे हैं, उनके बारे में उसे ज्ञान होना चाहिए। तो आप किस प्रकार के समाचार पढ़ोगे? नई खोज और नई पद्धतियों के संबंधित। शिक्षा में पिछड़े विद्यार्थी के साथ आप क्या व्यवहार करेंगे? शिक्षा में एक बालक है जो पिछड़ा बच्चा है, इसका मतलब उसे जल्दी से कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं, याद नहीं होती हैं। वो किसी भी कारणवश हो सकता है, उसकी शारीरिक दशा को लेके, उसकी मानसिक दशा को लेके, थकान, बीमारी, कुछ भी हम कह सकते हैं। तो शिक्षा में पिछड़े विद्यार्थी के साथ आप क्या व्यवहार करेंगे? उसे उपचारात्मक शिक्षण, उसे उपचार उसे उपचारात्मक शिक्षण देंगे, उसके माता पिता को सूचित करेंगे, उसे नीचे की कक्षा में भेजने का सुझाव देंगे, उसे सुधार करने को कहेंगे। फिर दोबारा से आइए हम चारों ऑप्शंस को समझते हैं। उसे सुधार करने को कहेंगे। पिछड़ा विद्यार्थियों से आप कह दोगे तो उसके क्या समझ में आएगा? और क्या मात्र कह देने से वो पिछड़ा विद्यार्थी अपना स्तर सुधार लेगा? नहीं, कह देने से तो उसके फर्क नहीं पड़ेगा इतना। उसे नीचे की कक्षा में भेजने का सुझाव देंगे, उससे क्या होगा? वो नीचे की कक्षा में जाता रहेगा, उसी कक्षा में रहेगा। ये उसका समाधान नहीं है। एक टीचर को समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए, समस्या का समाधान करना चाहिए। ये उसका समाधान नहीं है, सुझाव नहीं है। उसके माता पिता को सूचित करना, माता पिता को आप सूचित करेंगे तो माता पिता आपसे ही कहेंगे, आप गुरु हो, टीचर हो, सब आप ही कुछ करो। आप माता पिता को सूचित करेंगे तो किस लेवल पे करेंगे? समस्या का समाधान तो आप ही को करना है। उसे उपचारात्मक शिक्षण देके, आपको मैंने अभी लगभग थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, उसमें बताया था मूल्यांकन में कि पहले एक डॉक्टर पेशेंट का क्या करता है? बीमारी का पता लगाता है, उसके क्या बीमारी है निदान करता है, और निदान करने के बाद आपको छोड़ देता है? नहीं, आपको गोली दवाई भी देता है ना, उपचार भी करता है। तो बिल्कुल, अगर पिछड़ा विद्यार्थी है, ये उसका निदान है, उसकी बीमारी है, तो उसका क्या करेंगे आप? उपचार करेंगे, उसे उपचारात्मक शिक्षण देंगे। कॉलेज का नेता होता है कैसी दृष्टि से? प्रशासनिक दृष्टिकोण से, प्रशासन के माध्यम से, प्रशासनिक दृष्टिकोण से। कॉलेज में नेता कौन होता है प्रशासनिक दृष्टिकोण से? छात्र संघ का अध्यक्ष? बिल्कुल नहीं, प्रशासनिक दृष्टिकोण से नहीं होता है। शिक्षक संघ का अध्यक्ष? नहीं। छात्र अनुशासन समिति का अध्यक्ष? बिल्कुल नहीं। लेकिन कॉलेज में जो मेन नेता होता है, लीडर होता है, वो कौन होता है? प्राचार्य, प्रिंसिपल। खेल खेल में शिक्षा से तात्पर्य है। खेल खेल में शिक्षा, खेल खेल में शिक्षा का तात्पर्य है खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करना, समय व्यतीत करना, विद्यार्थियों में खेल की भावना विकसित करना या जीवन में खेल का महत्व करना। बिल्कुल एक ऑप्शन गलत है, तीन सही सही लग रहे हैं ना। लेकिन खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करना, खेल खेल में शिक्षा, खेल खेल में शिक्षा प्रदान कर ली, खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करना। प्राय एक अध्यापक को सर्वाधिक आनंद की प्राप्ति होती है। एक अध्यापक को सर्वाधिक आनंद की प्राप्ति कब होती है? छात्रों से प्रश्नोत्तर के दौरान। आई थिंक ये क्वेश्चन दोबारा आ रहा है। छात्रों से प्रश्नोत्तर के दौरान, छात्रों द्वारा अपनी प्रशंसा सुन के संप्रेषण की सार्थकता सिद्ध होने पर, या छात्रों के उत्तम परीक्षा फल से। छात्रों से प्रश्नोत्तर के दौरान, छात्रों से आप प्रश्न उत्तर पूछ रहे हो, उसके दौरान टीचर को अत्यधिक खुशी होती है? नहीं। छात्रों द्वारा अपनी प्रशंसा सुन के? बिल्कुल नहीं। संप्रेषण की सार्थकता सिद्ध होने पर या छात्रों के उत्तम परीक्षा फल से। अगर आपका संप्रेषण सार्थक है, वहां जो पढ़ाया गया है वो बच्चों को समझ में आया है,
वहां जो टीचर के द्वारा बोला गया है वो बच्चों को समझ में आया तो परीक्षा फल तो अपने आप में अच्छा आएगा। तो संप्रेषण की सार्थकता सिद्ध होने पर यदि एक शिक्षक किसी गंभीर रोग से पीड़ित है तो आप प्राचार्य के रूप में आप क्या उसका सहयोग करेंगे? आपके स्कूल में या आपके विद्यालय में एक छात्र गंभीर रूप से पीड़ित है तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे? आप क्या करोगे? आप उसे वेतन एवं अन्य लाभों से वंचित। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि एक शिक्षक, सॉरी छात्र नहीं है शिक्षक है, यदि एक शिक्षक किसी गंभीर रोग से पीड़ित है तो आप प्राचार्य के रूप में आप क्या करोगे? आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हो, आपके स्कूल में पढ़ाने वाले एक शिक्षक हैं जो गंभीर रूप से पीड़ित हैं तो आप क्या करोगे? आप उसे वेतन एवं अन्य लाभों से वंचित कर देंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे। उसकी मदद करनी चाहिए, बल्कि आप तो उसे दुविधा में डाल रहे हो। आप उसके साथ मात्र सहयोग करेंगे? नहीं करेंगे, सहयोग करेंगे, लेकिन मात्र शब्द यहाँ एक नेगेटिव सेंस दे रहा है। आप उसके अधिकारों का ज्ञान देंगे? आप क्या करोगे? भाई तेरे ये अधिकार है, तुम्हें जल्दी आना चाहिए, टाइम पे तुम्हें पढ़ाना चाहिए, हमें मतलब नहीं है तुम्हें मारो, ऐसा तो नहीं करोगे ना। अधिकारों का ज्ञान दोगे क्या? एक तो वो पहले से ही दुखी है, आप उसको अधिकारों का और ज्ञान दे रहे हो। उसके मनोबल को ऊंचा बनाए रखेंगे तथा परिवार को सांत्वना देंगे। बिल्कुल यही करेंगे। अगर कोई शिक्षक बीमार है गंभीर रूप से तो सबसे पहले तो उसके मनोबल को बढ़ाएंगे। आपको पता है कैंसर जैसी बीमारी से लोग लड़े हैं और लड़के सही हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मनोबल को कभी गिरने नहीं दिया। तो उसके मनोबल को ऊंचा बनाए रखेंगे, उसके मनोबल को ऊंचा बनाए रखेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, मनोबल को गिरने नहीं देंगे तथा परिवार को सांत्वना देंगे तथा परिवार को भी ऐसे शब्द बोलेंगे जिन शब्दों से परिवार समझ सके। ऑप्शन नंबर ए, आप कक्षा शिक्षण में व्यस्त हैं, एक छात्र 15 मिनट देरी से कक्षा में आने की अनुमति चाहता है, तो आप क्या करेंगे? आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, एक छात्र 15 मिनट लेट हो गया और वो आपसे क्लास में आने की परमिशन मांग रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? छात्र को कक्षा में नहीं आने देंगे? बिल्कुल साफ मना कर दोगे, नहीं नहीं तुम नहीं आ सकते? बिल्कुल नहीं करेंगे। हो सकता है उसके पीछे कोई रीजन हो, एक वैलिड रीजन हो, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। छात्र को कक्षा में आने देंगे? आने देंगे, ये ऑप्शन सही है, लेकिन आगे के ऑप्शन सुन लेना। लेकिन अगर सिर्फ उसको आपने आने दिया तो वो रोज ऐसा ही करेगा। छात्र पर गुस्सा करेंगे, गुस्सा आएगा, पर ये ऑप्शन भी आपको सही नहीं है। लेकिन इसका सही और करेक्ट आंसर है छात्र को कक्षा में आने देंगे। बिल्कुल छात्र को कक्षा में तो आने देंगे, बशर्ते बाद में उससे देरी से आने का कारण पूछेंगे। आपको पता है आपको बच्चे को दंडित नहीं करना है, लेकिन अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है, होमवर्क नहीं करके ला रहा है, अपनी बुक्स फाड़ रहा है, कक्षा में देर से आ रहा है, स्कूल नहीं आ रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? कारण जानिए। हो सकता है इसके पीछे कोई कारण हो, उसकी पारिवारिक स्थिति हो, तो सबसे पहले कारण जानिए। सामाजिक परिपक्वता नेता की अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए, ये कॉमा आएगा यहाँ। सामाजिक परिपक्वता नेता की अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए। एक नेता के लिए सामाजिक रूप से परिपक्व होना बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो बिल्कुल आप जानते हो कि एक नेता को सामाजिक रूप से परिपक्व होना चाहिए। तो इस बात से आप असहमत हो? नहीं सहमत है? कम सहमत हो? पूर्ण सहमत हो? सम्मत है? बिल्कुल पूर्ण सहमत है कि सामाजिक रूप से परिपक्व होना चाहिए। किसको? एक लीडर को। निम्नलिखित में से कौन सी एक दृश्य श्रव्य सामग्री है? दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य देखने की, श्रव्य सुनने की, ऐसी सामग्री आपको बतानी है जिसमें आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो। वही चीज ज्ञानेंद्रियां क्या हो जाती है? एक्टिव। और जहां आपकी ज्ञानेंद्रियां एक्टिव हो जाती है वहां आपको लॉन्ग टाइम तक चीजें याद रहती हैं। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर। बिल्कुल नहीं, रेडियो में सुना जाता है, टेप रिकॉर्डर पे भी, और प्रोजेक्टर पे सिर्फ देखा जाता है। लेकिन दूरदर्शन पे, टीवी पर कोई भी सीरियल आ रहा है, मूवी आ रही है, देखते हैं और सुनते भी है ना। बिल्कुल दूरदर्शन क्या है? दृश्य श्रव्य सामग्री। जबकि और बाकी के क्या है? रेडियो, टेप रिकॉर्डर क्या है? ऑडियो हो गया, और ये कौन सा हो गया? दृश्य हो गया। किसी व्यवसाय में सफल होने के लिए व्यक्ति को आवश्यकता होती है। कोई भी व्यवसाय है उसमें सफलता के लिए व्यक्ति को क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं? धन, स्तर, शैली। ठीक है, हो सकता है धन भी हमें व्यवसाय में सफल करें, बशर्ते
सारे व्यवसाय ऐसे नहीं है जिसमें धन की जरूरत होती है, लेकिन प्रेरणा की, निष्कपटता की और धैर्यशीलता की हर व्यवसाय में जरूरत होती है। ये सारे बाद में है। फर्स्ट ऑफ ऑल हर व्यक्ति में ये होना चाहिए व्यवसाय प्रतिबद्धता के लिए, प्रेरणा होनी चाहिए, किसी से कपट नहीं होना चाहिए और धैर्यशीलता होनी चाहिए, तभी आपका व्यवसाय सफल हो पाएगा। वह गुण जो शिक्षक में परम आवश्यक है। ऐसा कौन सा गुण है जो एक शिक्षक के लिए आवश्यक है? सांसारिक प्रवृत्ति, भौतिक सुख सुविधाओं में लिप्त हो, भौतिक जगत में बिल्कुल नहीं, प्रभुत्ववादी अभिव्यक्ति नहीं, निर्भरता एवं निर्णयात्मक अयोग्यता, ये योग्यता नहीं है। इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना, क्या है अयोग्यता? इसका मतलब निर्भरता एवं निर्णयात्मक अयोग्यता हो, बिल्कुल नहीं। अयोग्यता तो नेगेटिव सेंस है, वो गुण पूछ रहा है, ये तो अवगुण हो गया। अनुकूलन, धैर्य एवं सतर्कता, बिल्कुल एक शिक्षक में अनुकूलता होनी चाहिए, सतर्क होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए। ऑप्शन ए।